देहात का एक बच्चा होता है और जो देखने में ठीक ठाक होता है तो उसकी पहली ख्वाहिश क्या होती है? हीरो बनने की होती है। अमूमन लोग अपनी अच्छाइयाँ और बड़ाई गिनाते हैं। मैंने अपनी गलतियाँ गिनाई हैं कि मेरी गलतियाँ क्या क्या हुई। इंसान के अंदर की जो ह्यूमनिज्म है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। वी मस्ट फर्स्ट रिमेन ह्यूमन बींग्स। Thank you, Khalid sir. First of all, Adab, and thank you for joining us today. It's a pleasure for us that you're here today. Pleasure for me too. आपको सब लोग ना एज अ कमिश्नर जानते हैं, बट बचपन से क्या आपकी ख्वाहिश यही थी कि आपको पुलिस में जाना है? सपने तो बहुत सारे थे। आपको मालूम है कि जो देहात का एक बच्चा होता है और जो देखने में ठीक ठाक होता है तो उसकी पहली ख्वाहिश क्या होती है? हीरो बनने की होती है। तो मेरे भी सपने अलग नहीं थे, लेकिन मैंने देखा कि मेरा जो गांव है पदमपुर, अररिया ज़िला बिहार में, वहाँ से मुंबई तक का सफ़र बहुत दूर का सफ़र है। ये शायद अपने से नहीं हो पाएगा। तो शुरू में पहले 5-6 साल तो ख्वाहिश यही रही कि अपना भी नाम, अपना भी फ़ोटो कुछ आए और अच्छा आए कुछ। मगर धीरे धीरे जब पढ़ना लिखना शुरू कर दिया ना, तो थोड़ी समझ आने लगी और उस समझ का नतीजा ये हो कि ये सपना चकनाचूर होकर टूट गया ये, और सपना अब दूसरा आने लगा कि वो जिसमें ज़रा मेहनत करके हम खुद कर लें, डुएबल हो जो। अच्छा, क्या हुआ कि चौथी क्लास में जब मैं था स्कूल में, तो उस ज़माने में हमारे यहाँ तो एसडीओ कहते हैं या महाराष्ट्र में एसडीएम कहते हैं, एक आईएएस ऑफिसर साहब थे, वो आए, चौहान साहब, अब रिटायर हो गए। तो वो जब आए तो आज हमारा स्कूल तो टाटपट्टी स्कूल जिसको कहते हैं ना, छप्पर वाला, फूस वाला, ऐसा था। और स्कूल के सामने एक आम का पेड़ था, पुराना सा, काफ़ी उसका शेड बड़ा सा था। तो सारे बच्चों को वही शेड में बैठा दिया गया, कुर्सी लगाई गई, टेबल लगाया गया, एसडीओ साहब आए, वहाँ बैठे। मैं छोटा सा बच्चा पीछे बैठा हुआ, तो उनकी तकरीर सुनी। तो उनकी तकरीर समझ में जितनी आई तो उतनी आई, लेकिन एक बात और समझ में आ गई, यार ये एसडीओ होता बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। ये जो है ना, कुछ तो है इसके अंदर। इसकी गाड़ी देखो, इसके साथ जो लोग हैं आने जाने वाले, एंड द अथॉरिटी विच ही कमांड्स एंड द वे ही स्पीक्स, द नॉलेज एंड द कॉन्फिडेंस दैट ही इज एक्सप्रेसिंग, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंसान के अंदर आ जाए तो फिर क्या कहने। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो शहर जो है, सब डिवीज़न था तब अररिया, वहाँ जाने के इत्तेफाक हुआ। तो वहाँ उनके घर देखता था, उनके ऑफिसर्स देखते थे, जो लोग जाते थे उनसे काम कराने के लिए, कहानियाँ सुनते थे। बल्कि यूपी की तो बड़ी मशहूर कहावत है कि जिस ज़बान से डीएम साहब से बात हुई उससे मैं तुमसे बात करूं, ये यूपी की बड़ी मशहूर कहावत है। तो ऐसा है कि धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि लोगों के जो काम होते हैं ना, वो काम का एक बहुत बड़ा जो फोकस है, जो सेंटर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा, उसके बाद क्या होता था कि उस ज़माने में जब देहातों में साइकिल भी कुछ कम लोगों के पास हुआ करती थी, तो जो थानेदार होता था उसके पास बुलेट होती थी, जिसको पंजाब में बुल्ट कहते हैं। ये जो बुल्ट होती है ना, तो इसकी बड़ी अजीब सी आवाज़ होती है, और थानेदार उसमें जब बैठता है तो एक म्यूजिकल रिदमिक सीक्वेंस उसकी साउंड आती है। वो कभी कभी हमारे गांव में आते थे। अच्छा, हम लोग ज़मींदार घर के लोग थे, जायदादें थी, लेकिन एक देहात का जो माशरा होता है, जो सोसाइटी होती है ना, उसमें ज़्यादा ऊंची नीची नहीं होती, मोर और सब बराबर होते हैं। हर आदमी आएगा और अपना पैर उठा के इसे कुर्सी पे रखेगा, जैसे हम बैठते हैं ऐसे नहीं बैठते देहातों में, दोनों पैर उठा के भी कुर्सी पे रखते हैं। तो ज़मींदार भी वैसे ही बैठेगा और गाँव का जो दूसरा आदमी जो उसका हल जोत रहा है वो भी ऐसे ही बैठेगा, चाय सबको दी जाएगी। तो ये सिलसिला होगा। लेकिन जब वो आते थे तो मैं देखता था कि ज़मींदार साहब बिल्कुल अपने बाजू वाली कुर्सी में उसको बिठाते थे। तो इससे मुझे एहसास ये हुआ कि भाई ये कुछ बंदा इंपॉर्टेंट तो है। अच्छा, फिर धीरे धीरे जब हाई स्कूल चला गया तो ये बात समझ में आने लगी कि सोसाइटी में बहुत इनजस्टिस है, जुल्म बहुत है। मनी लेंडिंग क्लास देहातों में बहुत क्रूअल क्लास होता है। आपने शैलोक की कहानी पढ़ी होगी, शेक्सपियर ने लिखा है उस ज़माने में मनी लेंडर के बारे में। बट इंडिया में भी जो देहात का मुआशरा है, देहात की जो सोसाइटी है, क्योंकि उसमें क्रेडिट का जो सिस्टम है वो बहुत अंडर डेवलप्ड है, क्रेडिट अवेलेबल नहीं है लोगों को, तो लोग मनी लेंडर के पास जाते हैं और वहाँ से पैसा लेकर आते हैं। और उसकी एक छोटी कहानी मैं बता देता हूँ कि हमारे गांव के बगल में गांव था, तो वहाँ एक ऐसे मनी लेंडर थे जिनके पास दुकान भी हुआ करते थे, किराना दुकान, जिसको आप कहते हैं कि जनरल लाइफ की जो गुड्स मिलती हैं
राशन वाशन बाकी चीज़ें। तो मैं छोटा था, तो मैं अपने फादर के साथ एक बार उस दुकान में गया। मैं 5वीं 6ठी क्लास में रहा हूँगा। तो वो दोपहर के पोस्ट लंच टाइम था, तो वो आराम कर रहा था, ज़मींदार प्लस मनी लेंडर। तो उनके यहाँ काम करने वाला आदमी मिला, जिसको नौकर कहते हैं देहातों में। तो मेरे फादर ने कहा कि ये मेरा क्लासमेट हुआ करता था स्कूल में। तो मैंने उनको पूछा कि आप जब उस ज़माने में 60s में या 50s में पढ़ रहे थे, क्योंकि मेरे फादर की पैदाइश 1944 की है, तो फिर आप इनके यहाँ नौकरी क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा, बाबू क्या बताएं, मेरे बाजू वाले से ज़मीन का डिस्प्यूट हो गया, लैंड डिस्प्यूट। तो मैं इनके पास आई, इन्होंने कहा तुम मुकदमा लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने इनसे कुछ पैसे ऑन इंटरेस्ट ले लिए, मैं मुकदमा लड़ता गया, इनसे पैसे लिए, और उस पैसे का इंटरेस्ट कंपाउंड होते होते ये दिन हुआ कि मेरी सारी जायदाद बिक गई और आज मैं इनके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। तो ये सिस्टम, ये देखा हमने, अपने आंखों से देखा है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंडर प्रिविलेज क्लास है, उनके साथ भी बहुत सारा इंजस्टिस होता है। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैंने कुछ ऐसा काम करना चाहिए, ये मेरे लाइफ का मिशन ऐसा होना चाहिए कि मैं लोगों को जस्टिस दिला सकूं, मैं उनके दुख को कुछ कम कर सकूं, उनके आंसू पोंछ सकूं, कुछ चेहरे पर अगर मुस्कुराहट ला सकता हूं तो वो कर सकूं। तो हमेशा से ये ख्याल मेरे जहन में घूमता रहता था। फिर हमारे जो उस वक्त एजुकेशन सिस्टम था, और ख़ासतौर से बिहार में या नॉर्थ इंडिया में, अगर आप 90s तक भी देखें तो क्या होता था कि आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके पास प्राइमरीली 2 करियर ऑप्शन होते हैं, या तो आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे या आप इंजीनियरिंग या एलाइड फील्ड में जाएंगे। तीसरा करियर ऑप्शन जो होता था वो तब आता था जब आप इन दोनों में नाकाम हो गए, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो फिर और बाकी चीज़ें हो जाती थी। अब मेरे पास जब मैं कॉलेज चला गया तो ये बड़ा धर्म संकट मेरे सामने था कि मैं क्या करूं। मुझे मेडिकल में जाना नहीं था, मैंने मैथ्स लिया नहीं था, तो इंजीनियरिंग में जाने का सवाल पैदा नहीं होता है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने ना ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, और मैं सिविल सर्विस के लिए कोशिश करूंगा जिससे मैं इन चीज़ों को थोड़ा बदल सकूं। अब उसके बाद एक बार क्या है ना कि ये दीवानगी है, या अगर ये इधर सर में आ गई ना तो जल्दी आदमी को चैन लेने नहीं देता है। इसमें 2 ही चीज़ें होते हैं, या तो आप कामयाब होइएगा या फिर आप नाकाम हो जाइएगा। कामयाब हो गए तो आप इस कुर्सी पर होंगे, और नाकाम हो गए तो आप ढेर सारा एक्सपीरियंस और नॉलेज लेकर के वहाँ से निकलिएगा और किसी दूसरे फील्ड में बहुत अच्छा कीजिएगा, और मेरे से ज़्यादा सैलरी आप वहाँ आपको मिलेगी। मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ इतना। मेरे सारे बैचमेट जो सिविल सर्विस में क्वालिफाई नहीं किए, आज वो कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड दे आर अर्निंग फैबुलस सैलरीज। बट जो जॉब कंटेंट है, जो सेटिस्फेक्शन है, जो एट द एंड ऑफ द डे जो आपका ज़मीर है ना, कंशाइंस जो है, वो कहीं ना कहीं आपको आईना दिखाता है। और जब उस आईने में आप अपने आप को देखते हैं तो आपका सब कुछ खुल जाता है, वो लेजर खुल जाता है आपका। जब लेजर खुले ना तो आपका क्रेडिट साइड अगर ज़रा सा अच्छा हो और डेबिट साइड ज़रा सा कम हो तो लगता है यार इट इज़ अ लाइफ वर्थ लिविंग। तो बेसिकली आप ये जो देखिएगा मेरा सफ़र एक छोटे से गांव से निकल कर यहाँ तक पहुँचने का, ये इसी क्रेडिट बैलेंस के चक्कर में है। मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो आप चेंज लाना चाहते थे इस समाज में कि व्हाट यू वांट टू हेल्प पीपल, उस वजह से आपके लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आया जब आपने सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, ना कि मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग। हाँ, एक हद तक। और फिल्मों में उस जमाने में बदकिस्मती से सारे हीरो ना पुलिस वाले हुआ करते थे। मुझे मालूम नहीं था कि वो फेक है लेकिन बहरहाल वो अमिताभ बच्चन जंजीर में देखो हीरो है तो पुलिस में है। इस ढंग से शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, उस जमाने के जो हमारी स्टार्स होते थे नॉर्मली वर्दी ही पहनते थे, तो हमने कहा हम भी वर्दी पहन ही लेते हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई चैलेंज आपके आया हो जो आपको एकदम उसने हिला दिया हो? भाई चैलेंजेस तो रोज आती हैं और रोज हिला के ही जाती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मोरल डायलेमास होते हैं ना वो लोगों को नजर नहीं आते, लेकिन वो आपको ना हर वक्त झटका देता रहता है और आपके अंदर का जो कंशाइंस है ना वो आपको कटघरे में खड़ा कर रखता है। मैं समझता हूँ कि हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कभी पावर को मिसयूज है उसका एब्यूज नहीं करें। ये कुर्सी कोई परमानेंट नहीं है, मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगा, लेकिन जब मैं इस कुर्सी को छोड़ के जाऊँ तो जब मैं लुक बैक करूँ ना तो मुझे एक फीलिंग क्या आना चाहिए, आई ट्राई टू डू माई बेस्ट, आई ट्राई टू डू जस्टिस, आई ट्राई टू स्टैंड विथ फेयरनेस।
I try to stand with the side of the victim and not the aggressor. ये जो एक चैलेंज है, वो चैलेंज मुझे लगता है कि दिन रात आता है, और लाइफ में जो लोग भी कंप्रोमाइजेस करते हैं, कम ज़्यादा हर शख्स के लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, वो कंप्रोमाइजेस उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको हमेशा ये सोचना पड़ता है और सोचना चाहिए कि लार्जर गुड में मैंने क्या किया है और डिड आई डू जस्टिस, एक बात। और दूसरी बात मैं हमेशा समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोग हैं, पीपल, लोग, क्योंकि हम फाइल्स के लिए नहीं आए हैं, हम लोगों के लिए आए हैं। अगर मैं उनकी सर्विस नहीं कर पाई, मेरे जरिए उनकी खिदमत नहीं हो पाई, तो फिर मेरा रहना न रहना बेकार है, किसी रोबो को बैठा दो यहाँ पे। तो आई मस्ट ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीपल हु कम इन कॉन्टैक्ट विथ मी और हु आर माई क्लाइंट हुम आई एम सर्विंग। तो मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि मैं अपने जॉब को और अपनी परफॉर्मेंस कंडीशन उस ढंग से करूं, उसको एसेस इस ढंग से करूं कि मुझे क्या मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्या छोड़ के जाता हूं वो इंपॉर्टेंट है। आई मस्ट लीव द प्लेस अ बेटर प्लेस, नंबर 2, एंड आई मस्ट लीव पीपल अ मोर कंटेंटेड पीपल, चाहे मेरे ऑफिसर्स हों, चाहे मेरी कॉन्स्टेबलरी हो, या मेरे लोग हों जिसके सर्विस के लिए इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ है। आप कमिश्नर हों, आप कलेक्टर हों, आप सेक्रेटरी हों, आप डीजी हों, जो भी हों, हर चेयर जो है एक जिम्मेदारी आपके लिए लेके आता है। वो जिम्मेदारी का डिस्चार्ज आपको बड़ा बनाता है। उस चेयर को ग्रेस उस जिम्मेदारी की डिस्चार्ज से होती है। अगर डिस्चार्ज आप नहीं कर पाए उसको, तो फिर वो बेमानी है। कितने लोग आए और चले गए, कितने को लोग याद रखते हैं? जिसने कुछ किया, जिसने कुछ कोशिश की, सिर्फ वही कंटेंटेड हो सकता है। और मैं अक्सर ये समझता हूं कि ये जैसे पुराने जमाने में हम लोग मेहंदी जो लगाते ना हाथों में, तो उसको सिलबट्टे पे पीसते थे, पत्ते होते थे उसको तोड़ के लाते थे, सिलबट्टे पे पीसते थे। तो जो औरत या लड़की उसको पीसती थी, उसको कभी रंग के लिए मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप उसके हाथों में रंग आता था। तो ये है पब्लिक सर्विस। अगर आप करते रहेंगे तो वो रंग आपकी जिंदगी में अपने आप आता जाएगा। और मैं ये समझता हूं कि जहां तक मैं पहुंचा हूं, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर लोगों की दुआएं हैं। कितने लोगों ने मुझे दुआएं दी, मैं खुद उनका हिसाब नहीं रख सकता, लेकिन उसके सिवाय इम्पॉसिबल था, ये सफर तय ही नहीं हो सकता था। ऑफ कोर्स गॉड इज ऑलवेज ग्रेट। कोशिश बहुत लोग करते हैं, मेहनत बहुत लोग करते हैं, कम लोग यहां तक पहुंच पाते हैं। तो मैं समझता हूं कि जिन हालात से, जिन एडवर्सिटीज से मैं गुजर कर आया हूं, जिन स्ट्रगल से, जिन अप्स एंड डाउन से, तो मेरा टूट जाना, हार जाना, छोड़ देना, ये बहुत पॉसिबल था। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ आई है उसमें, ठीक है, हर आदमी कोशिश करता है, लेकिन लोगों की दुआएं ये बहुत काम आई। और मुझे लगता है कि मैं उन खुशनसीब ऑफिसर्स में हूं जिनको बहुत से लोगों का प्यार मिला है, बहुत सारी दुआएं मिली हैं और आज भी मिल रही हैं। एंड दैट प्रॉम्प्ट्स मी कि मैं और अच्छा करूं, मैं उनके एक्सपेक्टेशन पे और पूरा उतरने की कोशिश करूं। और यकीन मानिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सर, अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने आपके जो बायो में पढ़ा है कि आपने इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और लंदन में भी ट्रेनिंग ली है। पहले तो मैं इस बात का इकरार कर लूं कि मेरी बदनामी की चर्चे दूर दूर तक पहुंचे हुए हैं कि ये आपने भी पता लगा लिया है। देखिए क्या है कि जो हम लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो बुनियादी तौर से लर्निंग है वो, कि वहां पे क्या क्या प्रैक्टिसेस वो अपना रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी पब्लिक सर्विस की क्वालिटी अच्छी है। लंदन पुलिस के बारे में लोग एग्जाम्पल देते हैं कि आप किसी भी मुश्किल में वहां के किसी पुलिसमैन को आप पूछिएगा तो आपकी मदद करेगा, जिसको बॉबी हम कहते हैं लंदन में। वो एक पब्लिक का बहुत एडोरेबल फिगर है। हमारे यहाँ क्यों नहीं है? ये सवाल मैं अपने आप से करता हूं और अपने लोगों से करता हूं कि लोगों का जो ट्रस्ट है, जो कॉन्फिडेंस है लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस पे है या सिडनी मेट्रोपॉलिटन पुलिस पे है, वो हम पे क्यों नहीं है? यहाँ पे इंडिया में क्यों नहीं है? तो मैं देखता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनके ट्रेनिंग में शामिल हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसमें है वो ये है कि आपका जो कस्टमर है उसको कैसे ट्रीट करते हैं। जब वो आता है तो क्या कंपैशन से आप उसको ट्रीट करते हैं, और आपकी खुद की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कैसी है, तो आप अपने चीजों को कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि पुलिसिंग में इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है।
तो इन्वेस्टिगेशन में कटिंग एज टेक्नोलॉजीज यूज होती है। आप जानते हैं आज से 10-15 साल पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ गया। मॉलिक्यूलर और बायोलॉजिकल लेवल पे बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं जिससे कि आपको एविडेंस गैदरिंग आसान हो गई है। डिजिटल टेक्नोलॉजी है, लोगों के प्रेजेंस को कहीं पे प्रूव करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स आ गई है। तो आपको मालूम है कि जो यूरोप है या अमेरिका है उसमें बहुत रिसर्च इसमें हो रहा है कि हम एविडेंस कलेक्शन में कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके एविडेंस को सर्टेन करें जो कि कोर्ट एक्सेप्ट कर ले। इसके अलावा जो पब्लिक ऑर्डर मैनेजमेंट है, ओलंपिक अभी जैसे टोक्यो में हुआ, इसके पहले सिडनी में हुआ, लंदन में हुआ, तो ये मैनेजमेंट में वो क्या क्या चीजें कर रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ के यहाँ मैन पावर का इशू होता है बल्कि प्लानिंग, उस प्लानिंग में किन किन इंस्ट्रूमेंट को आप यूज करते हैं, क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लेके आते हैं। तो इन तमाम चीजों को सीखने, समझने और आइडियाज एक्सचेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है जिसमें सीनियर ऑफिसर्स को इन सर्विस ट्रेनिंग के 3 कोर्सेज करने कंपलसरी हैं। तो इन्हीं कोर्सेज के हवाले से मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया और यूके भी गया हूँ। तो जो चीज़ मैंने वहाँ महसूस की और देखी है वो यही है कि बहुत सारी ऐसी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स हैं, साइंटिफिक यूज ऑफ आप कहिए टेक्नोलॉजीज हैं जिसको कि हाँ अगर हम अपने प्रैक्टिस में भी लेके आएँ तो हम इन्वेस्टिगेशन बेटर कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जो अमूमन एलिगेशन होती है कस्टोडियल टॉर्चर की, मारपीट की या 3rd डिग्री यूसेस की, उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं और हम अपने केसेस को ज़्यादा फुल प्रूफ बना सकते हैं। तो दैट आई थिंक वाज अ काइंड ऑफ एक्सपोजर जो हमें मिला उसमें, एंड उसको बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ लाने की और अपनाने की कोशिश की। उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने देखी कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ये कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो उसके जो 48 आवर्स हैं वीक में, उतना दिन वो काम करेगा, उतने घंटे वो काम करेगा, लेकिन जितना भी वो काम करता है जब वो जाएगा तो उसको पूरा डॉक्यूमेंट करके, उसको पूरा लिख करके, उसकी पूरी पैकेजिंग, लेबलिंग क्या किया है उसको देके जाएगा। उसके बाद जो दूसरा ऑफिसर आता है वो वहां से टेक ओवर कर लेगा। हमारे तरह उनके पास एक ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं होता है, लेकिन वो जहां से स्टार्ट करेगा और वो जहां एंड करेगा अपने 48 आवर्स में, वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट करके जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनका काम बहुत सिस्टमेटिक हुआ। दूसरी चीज क्या होती है कि जो भी इंट्रोगेशन वो करते हैं वो सब रिकॉर्डेड रहता है। इंट्रोगेशन करने से पहले वो एक्यूज को बताएंगे कि हमारे तुम्हारे बीच जो भी कन्वर्सेशन होगा ये रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये कोर्ट में यूज किया जाएगा। उसके बाद हम वहां पे टेक्निक क्या है, एक्यूज है उसके खिलाफ एक आपके पास चार्ज है कि तुमने ये काम किया है, एक आपने मर्डर किया है, आपने एक फ्रॉड किया है, तो मैं जो एविडेंस है वो उसको दिखाऊंगा कि मेरे पास ये एविडेंस है, इसके बारे में तुम्हें क्या कहना है। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस, हाउ डू यू एक्सप्लेन कि तुम्हारा फिंगरप्रिंट स्पॉट पे मिला है, तुम्हारा क्या कहना है। हाउ डू एक्सप्लेन कि तुम्हारा प्रेजेंस वहां पे प्रूव हो रहा है। हाउ डू एक्सप्लेन कि तुम्हारे पास से वेपन बरामद हुआ है। हाउ डू एक्सप्लेन कि तुमको इन लोगों ने देखा है। अगर उसके पास कोई एलिबाई है तो वो बोलेगा, और फिर अगर उसके खिलाफ हमारे पास कुछ एविडेंस है तो आई विल कन्फ्रंट हिम और फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए लगाऊंगा। अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है और मैं अपना साइड प्रूव कर पा रहा हूं तो कल के दिन कोर्ट में ये चीज एडमिसिबल होगी कि इनको ये चांस था, ये बताया गया, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जो हमको भी यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहिए। हाल ही में टेड टॉक दिया है, कैसा फीलिंग था वो? देखिए फीलिंग तो मैं वहां से एक्सप्लेन करूंगा। जब पहले मुझे उनका ऑफर आया तो घर में अमूमन जो है ना, आपने वो कहावत सुनी होगी हिंदुस्तानी में, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो जरा वैल्यू कम होती है घर में। तो जब मैंने देखा कि मेरे पास एक मेल आया हुआ है टेड टॉक देने के लिए, जरा मेरी इज्जत बढ़ी है। मेरी बेटी यहाँ मौजूद है, आप उससे पूछ सकते हैं एंड शी विल कंफर्म दिस ओपिनियन, ये धारणा मेरी वो पक्की कर सकती है। तो एक ये होता है, एंड टेड टॉक इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड टू रीच आउट टू मिलियंस ऑफ पीपल। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी की चीज़ है, वो चीज़ें जो आप वहाँ शेयर करने जा रहे हैं वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस, आपके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हों, जिसमें आपने लॉजिकल एक थिंकिंग लगाई हो, डिडक्शन या इंडक्शन से आप किसी कंक्लूजन तक पहुंचे हों और वो कंक्लूजन लोगों के सामने रखना चाहते हैं। ये एम्पिरिकल चीजें हैं जिसको कोई भी आदमी टेस्ट कर सकता है, तो आप ब्लफिंग नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जब भी मैं गुफ्तगू करता हूं, बात करता हूं, तो आई ऑलवेज स्पीक माई हर्ट आउट।
क्योंकि उसके से वो सिंसियरिटी आती नहीं, वो इमोशंस आते नहीं, वो सच्चाई भी नहीं आती है। मैं अपने चेहरे पे कोई दूसरा चेहरा नहीं लगा सकता हूँ। मैं जो हूँ मैं वही वहाँ एक्सप्रेस करता हूँ। मुझे खुशी है कि मुझे वो चांस मिला कि मैं अपने थॉट्स को, इनर मोस्ट थॉट को शेयर कर सका, मैं अपनी लाइफ जर्नी को शेयर कर सका। मेरे फॉल्स जो हुए, मैं जो गिरा, मैं जो जख्मी हुआ, मैं जो टूटा, मैंने उसको शेयर किया। तो मैं कैसे खड़ा हुआ, मैंने उसको भी शेयर किया है। तो ये जर्नी सिर्फ मेरी जर्नी नहीं है, ये जर्नी शायद हर उस आदमी की होगी जो लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है। और मैं समझता हूँ कि उस जर्नी को देखकर अगर कुछ लोग भी अपना रास्ता बना सकें, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें, तो मेरे लिए इट वॉज वर्थ द एफर्ट। आप ही की तरह जब आपने स्टार्ट किया था, कुछ लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब उनको ऐसा क्या एडवाइस देना चाहोगे, जो हेल्प कर सके उनको? मैंने अपनी गलतियां गिनवाई हैं। अमूमन लोग अपनी अच्छाइयां और बड़ाई गिनाते हैं, मैंने अपनी गलतियां गिनाई हैं कि मेरी गलतियां क्या क्या हुई। तो एक तो जो गलती मैंने की है उसको आप तो अवॉइड कर ही सकते हैं जहां तक मुमकिन हो। और मैं समझता हूं कि अक्लमंद आदमी वो है जो कि दूसरों की गलती से सीखता है, और थोड़ा कम अक्लमंद वो है जो अपनी गलती करके सीखता है। तो मैं सेकंड कैटेगरी में, तो मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था, तो मैं अपनी गलती करके खुद भुगत के सीखा हूं। तो बाकी लोग वो गलतियां ना करें। और मैंने जो कुछ भी बताया है वो जस्ट इंडिकेटिव है, मैं रास्ता बता सकता हूं, ये रास्ता इधर को जाता है। आपकी अपनी स्ट्रेंथ और आपकी अपनी वीकनेस आपकी इंडिविजुअलिस्टिक है, आपकी खुद की है, वो मैं नहीं जानता हूं। आप अपने आप को एसेस कीजिए। जैसे मैंने कहा कि मैं इंट्रोस्पेक्शन करते रहता था, मैं एनालिसिस करते रहता, स्वॉट एनालिसिस अपना, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरे थ्रेट्स क्या है। आप अपना खुद का कीजिए एंड फाइंड योर वे। मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। 11 बजे के बाद मुझसे पढ़ाई कभी हुई नहीं, मैं रात में सो जाता था। कभी कभी ऐसा हुआ कि आप लेट नाइट उठ गए, नींद खुल गई, आप वॉशरूम जा रहे हैं। तो हम जिस हॉस्टल में रहते थे वहां पे दरवाजे के ऊपर ना एक शीशा लगा होता था, ग्लास। तो अंदर अगर लाइट जल रही तो बाहर से दिखती थी। और मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ इस रूम की लाइट जल रही है, इस रूम की लाइट जल रही है। मैं टाइम देख रहा हूँ, यार 3 बज रहे हैं सुबह। मैं अपना वो कोसते हुए जाता था कि मैं सो रहा हूँ, सब पढ़ रहे हैं। कई दिन ये जब मेरे साथ गुजरा वाकया, तो फिर मैंने एक दिन बैठ करके ना, फिर वही होता है कि मैं बैठ के अपना कैलकुलेशन करता हूँ, वही एनालिसिस कि मैं सुबह कितने बजे उठता हूँ, फिर मेरा रूटीन क्या है, मैं दिन भर कितनी देर पढ़ाई करता हूँ, सीरियस पढ़ाई कितनी देर करता हूँ। तो मैंने रियलाइज किया कि मैं 8-10 घंटे 12 घंटे तक पढ़ लेता हूँ। तो मैंने तौबा की, मैंने कहा भाई मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा है, ये मुझे ये चीज सूट करती है, मैं रात 3-4 बजे तक नहीं पढ़ सकता हूँ। मेरी बेटी पढ़ती है लेकिन वो फिर दोपहर उठती है। मैं जो है वो सुबह 5 बजे उठने वाला आदमी, मुझे उसके बाद नींद ना आए, मुझे दौड़ने की आदत, मैं सुबह जाके दौड़ूं। तो ये है कि हर आदमी को अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चलना चाहिए। उसके अपनी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसको समझ के स्ट्रेंथ पे बिल्डअप करना चाहिए और वीकनेस को कम करना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपको रास्ता बता सकता हूं। इंडिविजुअली आपको उसको कैसे डोफटेल करना है, उसको आपके लिए कैसे अडॉप्ट करना है, ये आप पे है। मैं आपको जानता नहीं, तो मैं आपके बारे में सिर्फ जनरल बात कर सकता हूँ। तो ऐसे कोई पोएट्री या लाइन या वर्ड जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए पुश करती है, समथिंग दैट ड्राइव्स यू? पोएट्री या लाइन्स तो हमेशा जो है वो आदमी और सिचुएशन के हिसाब से होती है, लेकिन मैं समझता हूँ 2 चीजें मैं हमेशा प्रायोरिटी पे समझता हूँ लाइफ में होनी चाहिए। एक तो मेरा समाज के साथ, लोगों के साथ क्या रिलेशन है। तो एक मेरा ही शेर है कि ये है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या। एग्रीड कि दिस इज एन एज ऑफ डिजायर, टू मेनी डिजायर्स, बट नेवरदलेस ये है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। तो इंसान के अंदर की जो ह्यूमनिज्म है ना, वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। वी मस्ट फर्स्ट रिमेन ह्यूमन बींग्स। और उस नाते हमारे जो रिश्ते लोगों के साथ हैं, हमारे जो नाते हैं, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, उसको हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। और एक जो स्टूडेंट हैं जो कोशिश करते रहते हैं, बहुत सारे अशार हैं लेकिन मैं अपना ही शेर एक पढ़ देता हूँ कि मायूस होके जहदे मुसलसल न छोड़ना, घबरा करके डिसअपॉइंट होके जो कंटिन्यूअस स्ट्रगल का पाथ है उसको कभी छोड़ना नहीं, नेवर गिव अप। मायूस होके जहदे मुसलसल न छोड़ना, जख्मों के बाद हाथों में गौहर भी आएंगे। हाथ जख्मी होंगे, लहूलहान होंगे, उसके बाद ही आपको मोती मिलेगा। जो लोग मछली पकड़ते हैं उन्होंने देखा होगा, मछली पकड़ने में बहुत मछली जो है कांटा मार देती है, लेकिन आप लगे रहे तो आप मछली पकड़ लीजिएगा।
तो स्ट्रगल आएंगे, फॉल्स आएंगे, आप गिरोगे, आपका हौसला टूटेगा, एक्सीडेंट्स होंगे, तकलीफें आएंगी। और जैसा मैंने कहा कि हीरा तभी चमकता है जब उसको तराशा जाता है, उसको काटा जाता है। आपने वो कसौटी देखी जिसमें हीरा काटा जाता है, वो मशीन देखेंगे, आग निकलती है, लेकिन उसके बाद हीरा हीरा बनता है। तो अगर हमको भी हीरा बनना है तो हमें कटना पड़ेगा, चमकने के लिए उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उस भट्टी में हमको तपना पड़ेगा। और हमको अगर इजी वे आउट चाहिए तो फिर दुनिया में हजारों हजार लाखों लोग हैं जो जिंदगी गुजारते हैं और बस चले जाते हैं यहाँ से। तो चॉइस तो मेरी है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। तो अगर सर आप आज आईपीएस ऑफिसर नहीं होते, मैं बाबा बनता। सोच कर खत्म। अच्छा, ओके। तो उसमें बहुत आराम है। आपका क्या टेक है इस पे कि शुड यू फेक इट और शुड यू मेक इट? मेक इट। देखो मुखौटा तो उतर जाएगा, मुखौटा उतर जाएगा। डेफिनेटली सर। और सर आप किस में ज्यादा बिलीव करते हो, लक में ज्यादा बिलीव करते हो या हार्ड वर्क में ज्यादा बिलीव करते हो? 99.99% हार्ड वर्क, 0.01% लक। ओके, वाह। क्या आप एक डिबेट जीत सकते हो या एक रेस जीत सकते हो? रेस। डिबेट नहीं सर। डिबेट में क्या होता है कि आप सामने वाले को हराते हैं ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग जिसमें शायद वो अपने आप को पूरा एक्सप्रेस ना कर पाए। रेस में वो अपना भी बेस्ट देता है, आप अपना भी बेस्ट देते हैं। और रेस में कहते हैं बड़ी ताकत लगती है, उसमें दिमाग भी लगता है, उसमें बॉडी भी लगती है। और रेस भरोसा नहीं, वो मैराथन भी हो सकता है ना, 42 किलोमीटर का। जी जी, तो मेरे हिसाब से ठीक है सर। और सर लास्ट क्वेश्चन ये कि आपके हिसाब से ये कोविड जो आया है वो एक ब्लेसिंग है या फिर एक कर्स है? मैं समझता हूं कि सिल्वर लाइनिंग एट द एंड ऑफ द टनल तो है। इसने बहुत कुछ इंसानियत को सिखाया है। और सबसे बड़ी बात जो इसने सिखाई है कि जब कोई बला आती है, न मजहब देखती है, न कौम देखती है, न सेक्स देखती है, न इलाका देखती है, न रीजन देखती है, सबको बराबर एफर्ट करती है। तो इंसान के तौर पे जब तक हम एक यूनाइटेड फ्रंट करके इसको नहीं काउंटर करेंगे, इस चैलेंज को नहीं लेंगे और हम बटे रहेंगे, टूटे रहेंगे, हम सब कट मरेंगे। आपको लोग कैसे याद रखे, क्या सोचते, मतलब क्या फीलिंग है उसके बारे में? वो जो न्यूटन ने कहा था अपने बारे में, मतलब मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन उसने कहा था कि न्यूटन को पूछा गया कि आप अपने लाइफ जर्नी को क्या कहेंगे, तो उसने कहा कि मैं तो वो आदमी हूँ जो साहिल पे ना, शोर पे बस रेती चुनता रहा, समुद्र में तो कभी गया ही नहीं। नॉलेज ऐसी चीज है, एक्सीलेंस ये चीज है, पूरा समुद्र पड़ा हुआ है। या फिर मेहदी हसन, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनको पूछा गया, मेहदी हसन साहब आप ये बताइए कि आप कितना म्यूजिक जानते हैं? तो ग्लास रखा हुआ था पानी का, ये उंगली डुबाई उन्होंने, बोला अगर ये ग्लास म्यूजिक है तो इतना जो भीगा इतना मैं जानता हूँ। Thank you so much sir for this interview. Thank you. It was a great pleasure for us. हमारा एक witty cube है जो आप हमारे लिए साइन कर सके तो।